हेलो दोस्तों, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। और आज हम यहाँ देखेंगे क्लास 4 ईवीएस नोट्स सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि क्लास 3 का जो सीटेट नोट्स है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम पूरा ईवीएस कवर करेंगे क्लास 4 के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो आपको सिर्फ एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगी, लेकिन हाँ फिर भी एग्ज़ाम में आता है और मतलब कि बुक में है, इसलिए मैं सभी चीज़ों को यहाँ पे बताते हुए चलूँगी। जो नॉर्मल है उससे मैं ज़्यादा डील नहीं करूँगी, बट हाँ जो मुझे लगेगा कि थोड़ा सा अलग है या आपको पढ़े हुए टाइम हो गया उसको मैं थोड़ा अच्छे से बता दूँगी। तो बात करते हैं, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। अब आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है, लेकिन जब 4 ऑप्शन में हो जाते हैं ना कि असम में है कि मिज़ोरम में, तो एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो याद रखिएगा, बांस और रस्सी से जो बने पुल होते हैं वो असम में होते हैं। असम राज्य में बहुत अधिक बारिश होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि असम में क्लास 3 के नोट्स में शायद, कि असम में जो घर बने होते हैं वो ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है। तो जो अगर घर नीचे बना होगा तो उसमें पानी भरने की आशंका रहती है। फिर ट्रॉली की बात करते हैं दोस्तों। ये एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। और इसमें 4-5 बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं। जो पहाड़ी जगह होती हैं वहाँ पे मतलब पहाड़ को क्रॉस करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पे रास्ता काफ़ी पथरीला होता है वहाँ पे इस तरीके की युक्ति अपनाई जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों वल्लम की। तो वल्लम जो है केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक लकड़ी की बनी छोटी सी नाव होती है जिसको हम वल्लम कहते हैं। तो आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं कि वल्लम क्या होता है, या फिर जो केरल में नाव होती है उसका क्या नाम होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दोनों साइड से पूछ सकता है। ऊँटगाड़ी आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हमेशा से देखते आए हैं और पता भी है कि ये राजस्थान में प्रयोग की जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बालू होता है, रेत होता है। तो जो ऊँट होता है उसके पैर इस तरीके के होते हैं कि वो आराम से बालू में भी चल सकता है। तो वहाँ पे ऊँट ही चलता है हमेशा। और बैलगाड़ी की बात करें तो ये मैदानी इलाकों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं होते हैं। अब जुगाड़ की बात करें दोस्तों, तो ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये एग्ज़ाम में हो सकता है ना भी आए, बट जो जो बुक में था मैंने लेते चला है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। ताज़ी बर्फ़ यानी कि जब स्नोफॉल होता है तो आप लोगों ने देखा होगा उस पर अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर अंदर में दब जाते हैं ना। और जैसे कि जहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह की जाती है बर्फ़ में, तो उसमें हमारे पैर फिसलते हैं ना। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखे होगा केदारनाथ है, वहाँ केदारनाथ के लोग यात्रा करते हैं तो टीवी में भी दिखाया जाता है ना कि किस तरीके के अप एंड डाउन्स होते हैं और रास्ते पूरे पत्थरों से भरे होते हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो कि बहुत ही ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। और मगरमच्छ के भी कान होते हैं, वो भी एकदम छोटे से छेद की तरह होते हैं, लेकिन आसानी से नहीं दिखते। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। जैसे कि हम लोग शेर के डिज़ाइन देखते हैं या फिर चीते की देखते हैं, या किसी भी जानवर के जब हम लोग देखते हैं कि हाँ ये इस तरीके का दिखता है, तो वो उसके जो फर होते हैं, जो बाल होते हैं, उनका पैटर्न होता है, इसलिए उसके ऊपर डिज़ाइन दिखते हैं हमें। अब हाथी की बात कर रहे हैं दोस्तों। हाथी से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन। और आप ना हाथी को स्पाइडर नोट्स के जरिए बना लीजिए कि हाथी लिख दीजिए, फिर डैश करके 1 से 100 किलो खाना, और खाने में क्या खाता है, पत्ते या झाड़ियाँ खाता है। फिर एरो करके लिख दीजिए 2-4 घंटे सोना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। एंड हाथी से क्वेश्चन बनता ही है और हाथी के बारे में थोड़ा डील करूँगी मैं, इसलिए स्पाइडर नोट्स बना लीजिए ताकि कम शब्दों में ना आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद कर पाएँ। हाथी बहुत कम आराम करता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। और 100 किलो से मतलब 100 किलो तक ये एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि 200-300 किलो, तो ऐसे रैंडम क्लिक नहीं करना कि हाँ हाथी है तो कुछ भी खा सकता है। जो एक आइडल हाथी को लिया गया है उसके हिसाब से
ये सारा डाटा दिया गया है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। और हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा भी करता है। और 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। अब अगर हाथियों के झुंड की बात की जाए दोस्तों, तो हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है और हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। जो हाथी के बच्चे रहते हैं, जो हाथी होते हैं, हथनी नहीं होते हैं, वो सिर्फ 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वो झुंड को छोड़ देते हैं। इसी वजह से झुंड में ज़्यादातर हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। और हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। एक और फैक्ट है कि हाथियों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। एक बार वो जिस जगह से गुजरे होते हैं, जहाँ पे उन्होंने पानी पिया रहता है, और जब उन्हें दोबारा तलाश होती है तो वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये भी माना जाता है कि हाथियों की याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है। तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, हाथियों के झुंड के बारे में ओनली हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। जो मेल हाथी रहते हैं वो ओनली 14 to 15 ईयर्स के होने तक ही रहते हैं। और जो वहाँ की लीडर होती है वो हथनी ही होती है। अब बात करते हैं दोस्तों बिश्नोई के बारे में। तो ये जो बिश्नोई लोग थे, ये पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते थे और रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका हरा भरा है। और क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अवेयर हैं, पेड़ को कटने से बचाने के लिए वो पेड़ से चिपक भी गए थे। तो इस वजह से ये जो इलाका है, मतलब ज़्यादातर के हम यही देखते हैं ना कि रेगिस्तानी जगहों पे एकदम सूखा होता है, बट यहाँ का जो इलाका है वो बड़ा हरा भरा रहता है। खेजड़ी की बात करें दोस्तों, तो ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। खेजड़ी एक पेड़ का नाम है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें अनुकूलन हो चुका है क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है जहाँ पानी की कमी है। तो अब जाहिर सी बात है कि इस पानी को, मतलब इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई जगहों पर आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जियों के काम आती हैं, पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। तो जो खेजड़ी पेड़ है ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इससे दवा भी बनता है, इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। अनीता कुशवाहा दोस्तों, चमकता सितारा, गर्ल स्टार, ये भी क्लास में डाला गया है। इसलिए डाला गया ताकि बच्चों को पता चले कि जो शिक्षा है वो उन्हें किस आयाम तक पहुंचा सकती है। तो चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली है। चलिए आगे बात करते हैं बिहार, मुजफ्फरपुर और लोचाहा गांव। यहाँ पे क्या खास है दोस्तों, मुजफ्फरपुर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा लीची के बारे में, लेकिन यहाँ पे गांव को भी बता दिया गया कि कौन सा गांव है मुजफ्फरपुर का, क्योंकि मुजफ्फरपुर तो बहुत बड़ा है। तो जो लोचाहा गांव है, यहाँ पे लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और लीची के फूल में मधुमक्खियाँ आती हैं, इन्हें बहुत ही लुभाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन का काम भी करते हैं और शहद भी बनाते हैं। मधुमक्खियाँ पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक जो होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ चुका है। लीची के फूल जो होते हैं दोस्तों फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में कि बक्से बक्से में, मतलब हम वो कर देते हैं उनके छत्ते, मतलब मधुमक्खियाँ वहीं बनाती हैं, वहीं आसपास में बक्सा रख देते हैं और चूँकि फूल आसपास होता है तो वहीं से वो शहद ला करके वहीं पे बक्से में अपना छत्ता बना लेती हैं और फिर वहीं से उन लोग क्या करते हैं, शहद को निकाल लेते हैं। तो लगभग एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा था कि डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रही हूँ। कुछ चीज़ें आप खुद भी नेट पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को व्यू में देखें तो आपके दिमाग में बहुत टाइम तक स्टिक करके रहेगा। और मधुमक्खी के छत्ते की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम को छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। तो रानी मधुमक्खी हो गई नर मधुमक्खी। उसके बाद में आती हैं मजदूर मक्खियाँ। बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो एक विशेष प्रकार का डांस करती हैं, जिससे कि दूसरी मधुमक्खियों को पता चले कि रस कहाँ पर है। और बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं मजदूर मधुमक्खियों का होता है। रानी मधुमक्खी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ अंडे देना। और रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर भी नहीं निकलती। आप जो नॉर्मल मधुमक्खियाँ देखती हैं ना, ये मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं। रानी मधुमक्खी का आकार इनसे भी थोड़ा और बड़ा होता है।
और मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फूलों का रस पीती हैं, फिर उसे अपने पेट में रखती हैं और फिर जब वो उल्टी करती हैं तब वो शहद बनता है। यानी कि जो शहद हम इतने स्वाद के साथ खाते हैं वो मधुमक्खियों की उल्टी होती है। चलिए आगे बात करते हैं चींटियाँ, दीमक और ततैया। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का भी काम बटा रहता है। रानी चींटी वही सेम अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए बताया गया दोस्तों ताकि मतलब बच्चे रिलेट कर पाएँ कि किन कौन कौन से जो ऐसे हैं जो कि समूह में रहते हैं, खाना साथ मिल कर के इकट्ठा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ जगहों की कि ये जगह कहाँ पर है। तो जैसे गांधी धाम है, अहमदाबाद में है, वलसाड गुजरात में। और जो कोझिकोड है ये केरल मडगांव में। और मडगांव जो है गोवा में है। एक सेकेंड, कोझिकोड केरल मडगांव। और जो ओनली मडगांव है ये आपको गोवा में है और यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। गोवा से केरल तक के रास्ते में, रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। 92 सुरंगें हैं एंड 2000 पुल हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन है। तो क्योंकि ये बुक में बच्चों को पढ़ाया जाता है और जो आपको पता है कि जो सीटेट है वो एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। आपको इसमें और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ओनली 3rd 4th 5th की ईवीएस की बुक पढ़ लीजिए। और वो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है हमने बिल्कुल काट छाट के वही यहाँ पे रखा है। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये सारे जो हैं दोस्तों ये लैंग्वेजेस हैं बच्चों को बताने के लिए। अब आप बड़े हो चुके हैं तो ऑब्वियस है आपको पता ही होगा, लेकिन आप सोचिए कि एक क्लास 4th के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो ये उसके लेवल का रखा गया है। और क्योंकि आपको उनको ही पढ़ाना है आगे चल करके सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करके, अगर आप 1st to 5th वाला पेपर दे रहे होंगे तो 2 पेपर होते हैं। तो जिसमें आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हो, जाहिर सी बात है आपको उनकी ही बुक की नॉलेजेस होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि मलयालम में माँ को, मतलब माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा कहते हैं। माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे। माँ की बड़ी बहन को तो बड़ी अम्मा कहते ही हैं, तो बड़ी बहन को वली अम्मा, बड़ी अम्मा, वली अम्मा, बड़ी अम्मा, ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और माँ की माँ को अम्मू माँ। ठीक है, अम्मू माँ मतलब अम्मू मेरी माँ की माँ, अम्मू माँ है ना, अम्मा की माँ, तो वो क्या हो जाएंगी, माँ की माँ यानी कि नानी। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। फेरी भी दोस्तों एक नाव है। ठीक है, तो ये पानी में इधर से उधर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाया जाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। यानी कि वो बच्चियां जिनकी शादी कम उम्र में हो गई थी और जिनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी, ये कैंप जो है ऐसी बच्चियों का पता लगाकर दोबारा उनके स्कूल जाने में मदद करता है। बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। कर्णम मल्लेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है और वो 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी होती है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुंदर लगता है। आप ज़रूर इसकी पिक को गूगल पे सर्च करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मधुबनी बात की जाए दोस्तों तो मधुबनी का आपने नाम सुना होगा। मधुबनी का जैसे ही जिक्र होता है एक पेंटिंग दिमाग में आ जाती है। तो मधुबनी जो है बिहार का एक ज़िला है। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर यहाँ पर घरों की दीवारों और आंगन में खास तरीके के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाए जाते हैं और रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सब नेचुरल कलर होते हैं। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। और जो मधुबनी की जो पेंटिंग है जो कि इन्हीं से प्रभावित है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे विश्व में। आगे बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो केरल केला एंड कचनार उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी, जिनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। ये यहाँ पर फूलों के बारे में है कि कौन सी फूलों की सब्जी कहाँ बनती है और किन फूलों से रंग बनता है, तो आप इसे रिलेट करिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों,
बेलवनिका गांव जो कि कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। खूंटी भी काइंड ऑफ हल टाइप ही होता है, मतलब उसमें नीचे में धार लगा होता है और फिर उससे जो है खेत को जोता जाता है। तो मिट्टी को वो ऊपर नीचे करता है, जो भी ढेले बन गए होते हैं उनको फोड़ता है, तो ये उससे क्या होती है, नरम हो जाती हैं। और कर्नाटक में हल को कुरीगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी फसल लगाते हैं उसके आइट साइड में कुछ भी जो हमें नहीं चाहिए वैसे उग जाते हैं, तो इन्हें हम, क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो हम उन्हें खरपतवार कह देते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम हो जाती है। अब खरपतवार आप देख ही रहे हैं, बिना मेहनत के खुद ही उग जा रहे हैं और ये क्या करते हैं, मिट्टी से पूरा एनर्जी सोख लेते हैं। तो जो हमने जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसलिए खरपतवारों को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और प्याज की बात की जाए दोस्तों, तो बात हमने बताया कि जो प्याज है जुलाई के महीने में उगाई जाती है, और अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाती है। कर्नाटक में हंसिया को इल्गे कहा जाता है। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं खेती बाड़ी के बारे में। अब बात करते हैं गीजो भाई बधे का। गीजू भाई जो हैं दोस्तों गुजरात में रहते हैं और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ लिखते हैं। पक्षियों के बारे में अब बात चालू करते हैं। एक हाथी से और एक पक्षी से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। कलचिड़ी इंडियन रॉबिन को कहा जाता है, या कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन कहा जाता है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचिड़ी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो पक्षी होते हैं ना, वो अपने घोंसले बनाने के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। तो और जो कौवा होता है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हैं जिसकी सबसे ऊंची डाल पर कोई घोंसला है, तो समझ जाइए कि वो कौवे का ही घोंसला है। और जो फाख्ता होती है दोस्तों, वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। गौरैया जैसे कि हम घरों में पहले देखते थे, है ना, आपको घर में अगर कोई घोंसला दिखता था तो वो अबूमन गौरैया चिड़िया का ही बनाया गया होता था। और जो कबूतर होते हैं वो पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाना पसंद करते हैं। बात करते हैं बसंत गौरी की। ये गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करके करते रहती हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाती हैं और उसी में अंडे देती हैं। दर्जिन चिड़िया जो होती है दोस्तों, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। दर्जी है ना, सीने का काम करेगी, और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए प्रयोग करती है। शक्करखोरा की बात करें तो ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती हुई डाली से अपना घोंसला बनाता है। और शक्करखोरा जो होता है अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों की चित्रों से बनाता है। दोस्तों आप शक्करखोरा का ना घोंसला जरूर देखिएगा, बहुत प्यारा रहता है और एक लटकता हुआ झूला मतलब घोंसला रहता है ये। मतलब अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोगों को बहुत ही यूनिक लगेगा और बहुत सुंदर लगेगा, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। फिर जो मादा वीवर पक्षी होती है, जिसे सबसे अच्छा घोंसला लगता है कि हाँ इसका घर मतलब इसका घोंसला परफेक्ट है, वो उसी में अंडे देती है। पक्षी जो होते हैं अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब बच्चे अंडे से निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। मतलब जो घोंसला होता है वो उसमें प्रॉपर रहने के लिए नहीं बनाते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, ज़मीन और पानी में। साथ ही साथ पक्षी माइग्रेट भी करते हैं मौसम के हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं जानवरों की। तो जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं और घास चबाने के लिए होते हैं, जबकि पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि काटने का काम कर रहे हैं, यानी कि आगे के दांत एज कंपैरिजन थोड़े से नुकीले होंगे पीछे के दांतों से। बिल्ली के दांतों की बात करते हैं तो नुकीले होते हैं, क्योंकि बिल्ली जो होती है मांस खाती है, तो मांस को फाड़ने और काटने के लिए नुकीले दांतों के ही काम पड़ते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वो अपने शरीर को
पर वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा सांप वगैरह जो होते हैं वो दांतों का इस्तेमाल खाना खाने के लिए नहीं करते हैं, दांतों का इस्तेमाल बस डसने के लिए ही करते हैं। बाकी उनका जो मेन फीचर रहता है वो अपने शिकार को निगलते ही हैं। गिलहरी के दांत जो होते हैं दोस्तों हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। ऐसा ही चूहों का भी होता है, उनके भी दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा घर में कुछ ना कुछ काटा पीटी करते ही रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र दोस्तों अहमदाबाद में है और गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा होता है, आप सभी जानते ही हैं। इसलिए गंदा पानी ना पिएं, बरसात का मौसम है, पानी उबाल कर ही पिएं। दस्त और उल्टी जब होती है तो हमारे शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में होलकुंडी गांव है। बच्चों की पंचायत भीमासंघ होलकुंडी गांव। देखो आपको यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिल रही होगी कि बच्चों की पंचायत। तो बच्चों की पंचायत जो है दोस्तों, क्योंकि एक नया चीज़ है इसलिए इसे आप लिख लीजिएगा। नलमडा ये आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ही ज़मीन के अंदर फैला होता है, इसलिए जो घास होता है पानी को अंदर पहुंचाने का काम बखूबी करता है। अब बात करते हैं बरगद के पेड़ की। तो जो उसकी लटकनें होती हैं जो हम लोग देखते हैं वो असल में उसकी जड़ें होती हैं और ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की जो लटकन होती है वो मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देने का भी काम करती है, क्योंकि जड़ का काम पेड़ को सहारा देने का होता है। और दोस्तों अगर आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते हैं, पता है, क्योंकि अगर आपने उसे लगाया भी है तो भी आपको उसे काटने का राइट नहीं है। इसके लिए आपको सरकारी दफ्तर से लिखित में परमिशन निकलवाना पड़ता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ की बात की जाए दोस्तों तो ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक में जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो 200 से 300 फीट की गहराई तक पाई जाती हैं, जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। मतलब कि जो जड़ें होती हैं पानी की तलाश में ज़मीन के अंदर बढ़ते जाती हैं, क्योंकि पेड़ के पूरे पोषण के लिए पानी बहुत ही आवश्यक होता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ में के जो तने होते हैं उसमें पानी जमा रहता है और इस इलाके में जो होता है पानी की कमी होती है, तो यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्यौहार देखते हैं दोस्तों, ये असम में मनाया जाता है। जब नई चावल की फसल होती है तब उसे काटा जाता है, तब मनाया जाता है। और बात करें भेला घर की, तो असम में घास और बांस से बना घर होता है जिसे कि भेला घर कहते हैं। उरुका दोस्तों बिहू से पिछले दिन की जो शाम होती है, मतलब अगर कल बिहू है तो आज की जो शाम है उसे हम उरुका कहते हैं। और बोरा और चेवा ये जो है चावल की किस्में हैं, ये चावल के 2 प्रकार हैं कहना चाहिए। ये जो चावल होता है ये बनने के बाद में चिपचिपे हो जाते हैं और इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल जो है ताव, यानी कढ़ाई को वहाँ पे ताव बोलते हैं, को आग में रखकर उसमें पानी डालकर उबालते हैं और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई पर रख देते हैं और उसमें केले के पत्तों से ढक देते हैं। थोड़ी देर के बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब बॉईल ही करते हैं। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। पीठा क्या होता है? ये एक बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है ये। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। अब बात करते हैं भात सुक्तो। ये चावल और रसे वाली सब्जी होती है, मतलब साथ में खाओ तो उसको बोलते हैं भात सुक्तो। जिस चावल को पकने के बाद के जगह भात भी कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं पोचमपल्ली की। ये है आंध्र प्रदेश का एक जिला और इसमें जो अधिकतर लोग हैं वो बुनकर हैं। इसलिए यहाँ पे जो बनता है कपड़ा उसे हम पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं।
और पोचमपल्ली के नाम से साड़ियाँ भी आती हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल लुक देती हैं। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, ये सब फेमस हैं। मलयालम की बात करें दोस्तों, तो पिता के छोटे भाई को चिटप्पन कहा जाता है, तो चाचा चिटप्पन, पापा के छोटे भाई को तो चाचा ही कहते हैं, तो चाचा चिटप्पन। और कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी, मतलब कि चाची को कहा जाता है। केरल मसालों का बगीचा। केरल तो वैसे भी मसालों के लिए प्रसिद्ध है। आप अगर और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये बेसिक नॉलेज तो आपको होगी ही। चलिए बात करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्ना मंडी गांव की बात करें, राजौरी जम्मू कश्मीर में है ये। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं। स्किप्टो पुल की बात की जाए दोस्तों, तो ये लद्दाख का एक गांव है। अब क्योंकि इसमें पुल है तो हम लोग के दिमाग में आया कि कोई पुल होगा, लेकिन नहीं, इसका नाम ही है और ये लद्दाख का एक गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आबाले और बाबा को मेमेले। तो दोस्तों ये क्लास 4 सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने इसमें पूरा ईवीएस कवर किया है। होप सो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5 ईवीएस नोट्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।